हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में। तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है और ये अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड चल रहा है। ये उन कुछ फंड्स में से है जो लगातार बहुत सालों से बहुत कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फंड्स की कुछ बेसिक डिटेल्स, इसने किन सेक्टर्स में पैसा लगाया है, किन कंपनीज में देखा है, और एंड में हम देखेंगे कि इसने कैसी रिटर्न्स दिए हैं। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और ये अपना जो मेजर पैसा है वो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। वहीं अगर हम इसके ओवरऑल पोर्टफोलियो को यहाँ पर देखें तो 60 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। वहीं अगर हम लॉन्च डेट की इसकी बात करते हैं तो ये मई 2013 में फंड शुरू हुआ था। अब अगर हम इसके फंड मैनेजर की यहाँ पर बात करते हैं तो दो फंड मैनेजर यहाँ पर इसको हैंडल कर रहे हैं। एक मिस्टर निकेश सुराना जो इस फंड को सिंस इंसेप्शन हैंडल कर रहे हैं, और दूसरे जो फंड मैनेजर हैं वो मिस्टर अंकित जैन है, वो इस फंड को जनवरी 2019 से हैंडल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कंसिस्टेंसी है फंड मैनेजर की, ये फंड के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो इस फंड की कंसिस्टेंसी है उसका वन ऑफ द रीजन ये भी है कि जो इसका फंड मैनेजर है वो काफी पुराने यहाँ पर चल रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस फंड की फंड साइज पे तो ये 18,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज अभी इस फंड का चल रहा है। वहीं अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें इसकी एलोकेशन पे तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 57%, वहीं मिड कैप कंपनीज में 38% और स्मॉल कैप कंपनीज में इसने 3-3.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम अब बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो पे तो इसकी एक्सपेंस रेशो अभी 0.72% चल रही है, जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज 1.04% से काफी कम है। तो इतना अच्छा फंड होने के बावजूद ये लगातार अपनी जो एक्सपेंस रेशो है उसको रीजनेबल ही रख रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए भी यहाँ पर। अब दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आपको यहाँ पर एसआईपी करानी है तो आपको मिनिमम 1,000 रुपए से यहाँ पर एसआईपी शुरू करानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी दिक्कत वाली बात आ जाती है इन्वेस्टर्स के लिए कि आप मैक्सिमम एसआईपी इस फंड में सिर्फ 2500 ही करा सकते हैं। ये चीज इन्होंने इस फंड के बढ़ते हुए फंड साइज को देखकर पिछले साल मैक्सिमम की लिमिट लाई थी। वहीं अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस फंड में लमसम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन है जो ये फंड लाया था, ताकि इसका जो फंड साइज है वो बहुत ज्यादा आउटग्रो ना हो जाए। अब दोस्तों अगर हम इसके एग्जिट लोड की बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा एक साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा। एक साल के बाद निकाले हुए किसी भी पैसे पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रिस्क रेशियोज पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 20.82 चल रहा है, वहीं शार्प रेशो 0.81 और टर्नओवर रेशो 86% यहाँ पर चल रही है। अब अगर इसको हम कैटेगरी एवरेज से यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड की वॉलेटिलिटी दिखाती है कि वो फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जो जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी कैटेगरी एवरेज से यहाँ पर हायर साइड में हमें देखने को मिल रही है। वहीं शार्प रेशो ये बताते हैं कि एक फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी जनरेट कर पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी शार्प रेशो है ये काफी अच्छी है, यानी कि ये फंड कम रिस्क लेकर काफी ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। वहीं जो एक टर्नओवर रेशो है किसी भी फंड की, वो ये दिखाती है कि फंड किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके उसे कितने लंबे टाइम तक अपने पास रखता है। तो यहाँ पर इसकी टर्नओवर रेशो भी काफी अच्छी दिख रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजर किन सेक्टर्स में अपना पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अब अगर हम टॉप 5 सेक्टर्स इस फंड के यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में 31% के आसपास, वहीं हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर इस फंड के पोर्टफोलियो में यहाँ पर दिख रहे हैं। तो दोस्तों इस फंड की बहुत लगातार अच्छी परफॉर्मेंस का एक रीजन ये भी है कि जो सेक्टर अच्छा कर रहे हैं जैसे कि हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ये उन सेक्टर में ऑलरेडी काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इसकी जो रिटर्न्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा आईसीआईसी बैंक में लगाया हुआ है 6.5% के आसपास। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ पर 6% है और इन्फोसिस में 4% के आसपास। उसके अलावा एक्सिस बैंक, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, टाटा स्टील, वोल्टास, जेके सीमेंट, ऐसी कंपनीज इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है। तो दोस्तों ये मेजरली आप अगर इसका स्टाइल देखेंगे तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाता है, और ये जितनी भी कंपनीज आपको टॉप 10 में
दिख रही है ये इसने काफ़ी पहले से बहुत लंबे टाइम से अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर रखी हुई है। सिर्फ यहाँ पर अगर आप भारतीय एयरटेल को छोड़ देंगे, भारतीय एयरटेल इसने 2020 में अपने पोर्टफोलियो में शामिल की थी। उसके अलावा ये जो बाकी 9 कंपनीज हैं ये काफ़ी टाइम से इसके पोर्टफोलियो में है। तो ये लंबे टाइम के लिए एक अच्छी कन्विक्शन के साथ किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज को मेनली अपने पोर्टफोलियो में जगह देता है। तो वो रीज़न है कुछ जिसकी वजह से ये लगातार अच्छी रिटर्न दे रहा है कि ये लंबे टाइम के लिए कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज को सिर्फ यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि इसकी रिटर्न कैसी है, तो अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपये यहाँ पर लगा दिए होते तो वो 10,000 रुपये इस फंड ने आपके 17,500 रुपये कर दिए हैं, यानी कि 73% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट की है 1 साल में। वहीं अगर हम 5 साल में देखते हैं तो 5 साल में वही पैसा आपका 27,000 रुपये हो गया है, यानी कि 22% की रिटर्न पर एनम, जो कि एक बहुत अच्छी रिटर्न है। अगर कोई फंड आपको 5 सालों में 22% की रिटर्न जनरेट कर रहा है तो यानी कि आपने बहुत अच्छे फंड में इन्वेस्ट किया है। वहीं अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि मई 2013 में ही 10,000 रुपये लगाकर छोड़ दिए होते तो वो 10,000 रुपये इस फंड ने आपके 66,000 रुपीज़ कर दिए हैं, यानी कि 500% से भी ज़्यादा की एब्सोल्यूट रिटर्न में अगर हम यहाँ पर बात करें। और 8 सालों में इस फंड ने 25% पर एनम की बहुत ही अच्छी रिटर्न दी है। ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में सबसे अच्छी परफॉर्म करने वाला फंड है। और सबसे कमाल की बात यह है कि सेकंड नंबर पे जो फंड यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आता है वो इस फंड के आसपास भी नहीं दिखता है, अगर हम 5 और 8 सालों में यहाँ पर देखते हैं। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पर SIP इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से इस फंड में SIP कराई होती तो 5 सालों में आपकी 60,000 रुपये की लागत इस फंड ने 1,00,000 रुपये से ज़्यादा की बना दी और 24% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको SIP में भी बना कर दी है। वहीं 3 सालों में 32% की रिटर्न इस फंड ने आपको SIP में बना कर दी है। तो दोस्तों ये फंड जो है ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड है और ये काफ़ी और फंड से भी बहुत अच्छी रिटर्न यहाँ पर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लिमिटेशन आ जाती है वो ये आ जाती है कि आप सिर्फ 2,500 रुपये ही इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है इस फंड की। तो दोस्तों किसी भी फंड की अगर आपको कंसिस्टेंसी देखनी है तो ये चीज़ देखनी भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कि उस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कितना कंसिस्टेंटली बीट किया है। तो अब अगर हम इस फंड का कंपेरिजन करें इसके बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न्स हैं तो अगर आप 1, 2, 3 और 5 सालों में देखेंगे तो इसने सभी सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आराम से बीट किया है। 1 साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 70% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 73% की रिटर्न दी है। वहीं 2, 3 और 5 सालों में भी अगर आप देखेंगे तो इसने काफ़ी मार्जिन से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। तो दोस्तों यही एक कंसिस्टेंसी है जो हम किसी भी फंड में देखते हैं, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है किसी फंड में आपको इन्वेस्ट अगर करना है। और ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफ़ी लंबे टाइम से और ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है अगर हम पिछले 8-10 सालों में भी देखते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड को आपको सिर्फ उसकी रिटर्न को देखकर ऐड नहीं करना है, आपको ये चीज़ भी देखनी है कि उसकी जो रिस्क है वो आपके प्रोफाइल में सूट करती है या नहीं करती। अगर आप उस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो ओवरऑल ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही आपके दूसरे म्यूचुअल फंड से, क्योंकि ये फंड जो है ये लार्ज कैप कैटेगरी के थोड़े फंड से ओवरलैप होगा। तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये आपके दूसरे फंड्स के साथ ओवरलैपिंग ज़्यादा ना हो रही हो। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।